हाँ क्या बोला भाई, क्या क्या मीनिंग होता है रिटायरमेंट का? उम्र ज्यादा हो गई बोल के रिटायर हो गया। अरे भाई मैंने क्या समझाया था कि देखो इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। ए बी और सी तीन पार्टनर्स है। किसी भी रीजन की वजह से अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, अब रीजन कुछ भी हो सकता है, कैसे फॉर एग्जांपल उसकी ज्यादा उम्र हो गई, ज्यादा बीमार रहता है, कहीं और शिफ्टिंग कर रहा है, या आपस में नहीं बन रहा है, कुछ भी रीजन हो, ठीक है। एक मिनट, कोई भी रीजन की वजह से अगर एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, एग्जिट लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब थोड़ी सी ना बेसिक नॉलेज अगर तुमको रहेगी ना तो टॉपिक समझने में थोड़ी सी आसानी रहती है कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो ऑब्वियसली उसने जब फर्म में वो आया था उसने कुछ कैपिटल लगाया होगा, हाँ के ना। तो आज की तारीख में उस कैपिटल का जो भी वैल्यू बनता है वो क्या बोलेगा? भाई मुझे मेरा कैपिटल वापस दे दो। अरे यस और नो? अच्छा, इतने साल जो काम करके पूरे फर्म का गुडविल बना है, एक मिनट, वो गुडविल बनाने में इसका भी हाथ है। से फॉर एग्जांपल पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख होता है, तो भाई उसमें से 1 लाख का जो वैल्यू है वो इसको भी तो बिलोंग करता है ना। तो ये क्या बोलेगा? भाई कैपिटल के साथ साथ मेरे को क्या चाहिए? मेरा शेयर ऑफ गुडविल। उसके अलावा एक और चीज बच्चा ध्यान रखना, जितने भी असेट्स लाइबिलिटी तुमने जो पहले से खरीद के रखे हैं, आज की तारीख में उसका वैल्यू सेम रहेगा ऐसा जरूरी है क्या? बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अभी से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग तुमने 10 साल पहले 10 लाख रुपए में खरीदी थी, आज की तारीख में उसका वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। तो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 90 लाख। वो 90 लाख क्या है? प्रॉफिट है ना। तो वो क्या बोलेगा? देखो बिल्डिंग खरीदने के टाइम पे मेरा भी पैसा लगा था, तो जो बिल्डिंग का टोटल वैल्यू बढ़ा है उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। पॉइंट समझा? तो बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जितना भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट के साथ साथ ऑब्वियसली लॉस होता है, उस हिस्से में से भी जो हिस्सा इसका बनता है वो क्या बोलेगा? भाई मुझे इसका भी पैसा चाहिए। पॉइंट समझा क्या नहीं समझा? पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। एक और चीज वो डिमांड करेगा, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्या है? और ऑब्वियसली अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब क्या? अरे जो पुराना जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो जो मालूम है मैंने 4 नाम बताए थे, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें से कुछ भी दिखा तो तुम क्या करते हो? उसको पार्टनर में बांटते हो। द रीजन इज कि भाई वो पार्टनर्स को बिलोंग करता है, वो पार्टनर ने अपना प्रॉफिट कट कट करके जमा करके रखा था। तो एक मिनट, जब पार्टनर जाएगा तो क्या क्या डिमांड करेगा ये समझा? फिर से बोलना, क्या डिमांड करेगा? पहले अपना कैपिटल, और क्या डिमांड करेगा? अपना शेयर ऑफ गुडविल, फिर अगेन पूरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नहीं, उसमें से उसका जो हिस्सा बनता है वो उसको मिलेगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब पुराना कोई प्रॉफिट जो अभी तक हमने बांटा नहीं है, ऐसे ही अगर कोई पुराना लॉस है जो अभी तक बटा नहीं है, वो भी तो उसको देंगे ना, खाली प्रॉफिट तो नहीं ना देंगे, लॉस भी तो उसके सर पे डालेंगे। तो पहला मेरे को बताओ ये सारी चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो देखो इसमें ना बाकी सब चीज सम करते करते तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अगेन तुमको ध्यान है ना सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट पे देना है। एक बार गुडविल का ट्रीटमेंट समझ गया तो अगेन ये टॉपिक में ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आई वुड सजेस्ट कि अगर जिन बच्चों का पढ़ाई ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है ना, तुम रिटायरमेंट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। द रीजन इज रिटायरमेंट में प्रैक्टिस करने के लिए नंबर ऑफ सम्स कम है, इलस्ट्रेशन में भी और प्रैक्टिकल में भी, समझा ना। तो तुम्हारा कम टाइम में ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, और तुमने एडमिशन थोड़ा बहुत सीखा है ना, ये सीखना तुम्हारे लिए और ज्यादा आसान है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे गुडविल पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेशोस के बारे में कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर, बोले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बहुत आसान है इसमें कैलकुलेट करना। सपोज 3 पार्टनर है ए बी और सी, रेशो है 3:2:1। अब यहां पे करना क्या होगा? कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारा क्या है? ओल्ड पीएसआर है। ये क्या है? अब तुमको याद क्या रखना है मालूम है? जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हटा दो। क्या बोला? जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हटा दो, जो रिमेनिंग पार्टनर का आपस का शेयर रहेगा वही तुम्हारा न्यू पीएसआर बन जाएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं जरा समझने की कोशिश करना। सपोज अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर हटा दो। तो मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच का रेशो क्या बचा? 3:2। समझा क्या नहीं समझा? तो रेशो क्या आ जाए? न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा? 3:2। फिर से बोल रहा हूं, जो पार्टनर चला गया उसको हटा दो, जो शेयर बच जाएगा वही तुम्हारा न्यू पीएसआर है, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ अभी, अगर बी रिटायर हुआ तो बी का शेयर हटा दो, तो बचा क्या? 3:1। तो न्यू पीएसआर क्या हो गया? 3:1। समझा क्या नहीं समझा? अच्छा सपोज ए रिटायर हुआ तो बी और सी का न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? ये समझा क्या? कोई दिक्कत है इसमें?
तो इसमें न्यू पीएसआर निकालना एडमिशन के मुकाबले और आसान है। फिर से बोल रहा हूं, जो पार्टनर गया उसको हटा दो, जो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर है वही न्यू पीएसआर है। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट सुनना है, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो। पहले 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, ठीक है। एंड सपोज दे वर इक्वल पार्टनर, इक्वल समझते हैं ना, सबको इक्वली सब कुछ मिलेगा। एंड पूरे बिजनेस में 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? तो अगर मैं इक्वली डिवाइड करूं, इसको कितना मिलेगा? 2, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 2। पॉइंट समझा गया? एंड सपोज बाद में एक पार्टनर चला गया, ये जो सी है ना, सी फर्म छोड़ के चला गया, वापस से अगर 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ और दोनों इक्वल पार्टनर है, तो ए को कितना मिलेगा? 3, बी को कितना मिलेगा? 3। तो मेरा सवाल क्या है मालूम है? सी के जाने की वजह से ए और बी का जो शेयर है वो बढ़ गया कि कम हो गया? भाई पहले 2 मिलता था, अभी 3 मिलता है, मतलब 1 बढ़ गया ना। और इसको भी पहले 2 मिलता था, अभी 3 मिलता है, मतलब 1। तो यहां पे जो रेशो निकलेगा उसको गेनिंग रेशो बोलने का। क्या बोलने का उसको? पॉइंट समझा कि नहीं समझा? एक मिनट, एडमिशन में क्या होता था? सैक्रिफाइस। यहाँ पे क्या है? गेनिंग। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड शेयर। क्या बोला? न्यू माइनस ओल्ड शेयर। इज इट क्लियर? वैसे ही निकाला ना बेटा, इसमें से इसको माइनस किया मैंने, न्यू में से ओल्ड को माइनस किया। ये फॉर्मूला पहले क्लियर है गेनिंग रेशो का। अब जरा अपने एग्जांपल पे फिर से आते हैं। 3:2:1, ए बी और सी। मेरे को बताओ, अगर सी रिटायर हो गया तो ये ओल्ड है, तो न्यू क्या बनेगा? पहले बोलो। न्यू रेशो क्या बन गया? 3:2। ये समझा? तो अगर मुझे गेनिंग रेशो निकालना है, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, तो फॉर्मूला क्या था? न्यू माइनस ओल्ड। तो जल्दी से मेरे को बताओ, ए का अच्छा गेन किसको हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर को या रिमेनिंग पार्टनर को? आई होप वर्डिंग समझ में आता है ना। रिटायरिंग मतलब जो छोड़ के चला गया, रिमेनिंग मतलब जो बच गए, ठीक है। तो मुझे बताओ गेन किसको होगा? जो रिमेनिंग पार्टनर यानी कि ए और बी। तो ए का न्यू शेयर क्या है? ये 3/5 कैसे आया भाई? न्यू है उसका 3, बट टोटल कितना है? 5। समझा ना? माइनस उसका ओल्ड कितना था? 3/6 था। ये 6 कैसे आया? समझता है ना? टोटल करने का। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो जल्दी से मेरे को बताओ, क्या इक्वल होना जरूरी है? डिनोमिनेटर का इक्वल होना जरूरी है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई, भाई ये बेसिक मैथ्स आता है ना, क्योंकि देखो तुम 5 को 6 नहीं बना सकते, 6 को 5 नहीं बना सकते, तो क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई, जो तुम लोग बचपन से बोलते आ रहे हो। तो बेसिकली तुम क्या करोगे? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? तो नीचे कहना इसे 5 6 जा एंड 6 5 जा, तो 30 कॉमन हो गया। फिर 3 6 जा, 3 5 जा, माइनस करेंगे तो 3/30। इसको सिंप्लीफाई नहीं करने का, फाइनल आंसर से पहले पहले बताओ ये समझा गया? चलो अब बी का निकालते हैं। तो मेरे को बताओ बी का न्यू शेयर क्या है? 2/5 माइनस उसका ओल्ड क्या था? 2/6। 6 कैसे है समझा ना? तीनों का टोटल। ये क्लियर है? चलो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? जल्दी बोलो। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, तो नीचे 30 कॉमन हो गया। 2 6 जा, 2 5 जा, तो बोलो माइनस करके क्या आंसर आएगा? 2/, डिनोमिनेटर इक्वल है उसको साइड कर दो। मेरे को सिर्फ बताओ गेनिंग रेशो क्या आया? 3:2। एक मिनट, कुछ ये देखा देखा सा लग रहा है क्या? हाँ, बेसिकली जो तुम्हारा न्यू रेशो है वही तुम्हारा क्या आ गया? अब ऐसा कब फॉलो करना है और कब नहीं फॉलो करना है वो सुन लो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है, क्या बोला? अगर क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन। अच्छा अब यहां पे देखिए कंफ्यूज मत, सर तुम बोलोगे सर न्यू पीएसआर ये दिया नहीं था, ये हमने निकाला था। पॉइंट समझा ना? न्यू पीएसआर दिया हुआ नहीं था, हमने निकाला था, ठीक है। तो न्यू पीएसआर अगर नहीं दिया है ना, तो डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर लेना कि गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू पीएसआर। और न्यू पीएसआर कैसे निकालते वो तुमको बहुत अच्छे से आता है। कैसे निकालते जल्दी बताओ? सपोज 3:1:1 है, ये चला गया, तो न्यू रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो भी क्या है? ये लॉजिक समझा? क्लियर है? फिर से बोलना। सपोज 2:1:2 है, ये चला गया, न्यू रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो भी क्या है? क्योंकि सिर्फ ओल्ड पीएसआर दिया है। बट अगर यही अगर मैं क्वेश्चन ऐसा कुछ कर दूं 5:3:2 और उसके बाद न्यू रेशियो है 5:2, ये चला गया। अब मेरे को बताओ ये जो न्यू रेशियो है ये पहले से दिया है क्या? मतलब हमने निकाला कि पहले से दिया हुआ है? तो अब तुमको ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
तो फिर से मेरे को बताना, शॉर्टकट मैंने क्या बोला कि अगर न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत तुम खाली कट करो, जो बच गया वही न्यू पीएसआर है, वही गेनिंग रेशियो है। इज इट क्लियर? और अगर ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर दोनों दिया है, क्या बोला, ओल्ड और न्यू, तब तुमको पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला न्यू माइनस ओल्ड। क्या बोला, समझ में आया? कोई दिक्कत है? अभी ये सम में देखोगे तो और बेटर क्लैरिटी तुमको आएगा कि कब क्या यूज करना है, ठीक है? तो फटाफट, अच्छा उस पे जाने से पहले, सम पे जाने से पहले एक बार गुडविल के ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है? तो मेरे को एक चीज बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने टोटल कितने केस बोले थे रिटायरमेंट के? 3, ठीक है। पहला केस अभी क्या बताया था? गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर हम लोग गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू करते हैं तो गुडविल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। जब भी रेस करोगे गुडविल को डेबिट करना है, और जो भी बेनिफिट रहेगा वो सारे पार्टनर्स में बटेगा, ऑल पार्टनर्स। इन विच रेशो? इन विच रेशो? ओल्ड पीएसआर, ठीक है। अगर सम में बोला तो ही राइट ऑफ करना, हाँ, जबरदस्ती राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब गुडविल रेज हुआ तब तुमने गुडविल को डेबिट किया, तो राइट ऑफ के टाइम पे गुडविल, और लॉस कौन बेयर करेगा? भाई रिटायरमेंट के बाद अगर तुम राइट ऑफ करते हो तो जो बचे हुए पार्टनर है वो लोग लॉस बेयर करेंगे ना। तो एंट्री क्या बनेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सा रेशो? न्यू पीएसआर। पहला बताओ, इतना क्लियर है? ठीक है। अब केस 2 में आ जाओ। केस 2 में भी आपको गुडविल को रेस करना है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, एज कंपेयर टू एडमिशन इसमें एंट्रीज भी याद रखना आसान है। द रीजन इज, यहां पे देखो एक चीज समझना, केस 1 में भी मैं गुडविल को रेस कर रहा हूं और केस 2 में भी मैं क्या कर रहा हूं? गुडविल को रेस। खाली फर्क क्या जरा समझना, यहां पे मैंने क्या किया, जल्दी देखो स्क्रीन पे, क्या क्या रेस किया, और यहां पे रेस क्या कर रहा हूं? आउटगोइंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब समझना जो अंग्रेजी में लिखा है। मेरे को एक चीज बताओ, सपोज पूरे फर्म का गुडविल 3 लाख है, ठीक है, और तीनों इक्वल पार्टनर है, तो उस हिसाब से लास्ट वाले पार्टनर का शेयर कितना बनता है? 1 लाख बनता है ना, एक जो पार्टनर जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर केस 1 रहेगा तो तुमको पूरा 3 लाख रुपया रेस करना है, फुल वैल्यू बोल दिया ना। बट अगर केस 2 है तो पूरे फर्म का गुडविल रेस करना है कि सिर्फ एक पार्टनर का? एक पार्टनर, वो भी कौन सा? जो जा रहा है फर्म छोड़ के, यानी कि आउटगोइंग पार्टनर। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे भी जब तुम गुडविल रेस करोगे तो गुडविल क्या होगा? डेबिट होगा। बट मेरे को एक चीज बताना, यहाँ पे तुमने पूरे फर्म का गुडविल रेस किया है कि सिर्फ आउटगोइंग का? तो बेनिफिट सबको दोगे या सिर्फ आउटगोइंग को? सो टू आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल। पॉइंट समझा क्या? तो इसीलिए देखो मैंने बोला ना, एंट्रीज याद रखना आसान है। यहाँ पे देखो गुडविल टू क्या है? एंट्री सेम ही है, गुडविल टू ऑल पार्टनर। लेकिन यहाँ पे गुडविल टू ऑल पार्टनर के बदले क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे ऑल पार्टनर क्यों है? बोलो। क्योंकि आपने पूरे फर्म का गुडविल रेस किया है। और यहाँ पे सिर्फ आउटगोइंग क्यों है? क्योंकि सिर्फ आउटगोइंग का शेयर ऑफ गुडविल रेस किया है। पहले बताओ, रेस का एंट्री दोनों में क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ का एंट्री याद रखना और आसान है, बिकॉज केस 1 हो 2 हो, दोनों में राइट ऑफ का एंट्री विल बी सेम, रिमेनिंग पार्टनर्स टू गुडविल। पॉइंट समझा? सिर्फ चेंज क्या कर देना? रेशियो चेंज कर देना। यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज करेंगे? गेनिंग रेशियो। इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ये अच्छे से आया तो सम बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब तीसरा एक और केस याद रखना। यहां पे क्या होगा? व्हेन गुडविल गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट। मतलब अब देखो यहां पे होता क्या एग्जैक्टली, पुराना एक बैलेंस शीट अपने क्वेश्चन में दिया होता है। सपोज वहां पे गुडविल दिया 1 लाख रुपया, कितना दिया है? एडजस्टमेंट में उसी गुडविल का रीवैल्यूएशन दिया होगा। रीवैल्यूएशन मतलब उसका गुडविल का वैल्यू चेंज करके देंगे। मतलब पहले 1 लाख था, अब नीचे हो सकता है 1,20,20,000 दिया होगा, और हो सकता है भाई 1,20,000 के बदले 90,000 भी तो हो सकता है ना, आके ना। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं मैं कि गुडविल बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो अपने को दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से एंट्री देख के रखना पड़ेगा। तो हम लोग बात करेंगे अगर गुडविल बढ़ गया, बेसिकली इफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इंक्रीज, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर गुडविल इंक्रीज हो रहा है तो तुम गुडविल को क्या करोगे? बोलो जल्दी से, डेबिट करोगे। और ये जो भी बेनिफिट होगा ये किस में बटेगा? ऑल पार्टनर। कौन से पार्टनर में? कौन से रेशियो में? और अगर गुडविल डिक्रीज हो गया तो इसी एंट्री को क्या करना? रिवर्स कर देना। मतलब क्या? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और यहां पे भी कौन सा रेशियो? ओल्ड पीएसआर। तो बेसिकली जो गेनिंग रेशियो है वो सिर्फ केस 2 के राइट ऑफ के एंट्री में यूज होता है, अदरवाइज कहीं पे भी यूज नहीं होता है। पहला मेरे को बताओ, ये चीज क्लियर है? फिर से बोलना, केस 3 कब आएगा? जब ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा और नीचे उस गुडविल का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। मतलब पहले के मुकाबले अभी का गुडविल या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। इसमें एक और गलती करते जो बच्चे कॉमन, वो भी मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से। पुराना गुडविल 1 लाख है, ठीक है।
एडजस्टमेंट में गुडविल का वैल्यू बोल रहा है 1,50,000 कर दो, मतलब गुडविल इंक्रीज के डिक्रीज, मतलब कहने से ये फर्स्ट वाला एंट्री आएगा। अमाउंट कितना आएगा 1,00,000 के 1,50,000। भाई सिंपल है, तुम इंक्रीज की एंट्री पास कर रहे हो तो तुमको डिफरेंस अमाउंट की एंट्री पास करनी है। किस चीज की, मतलब पहले 1,00,000 था, अभी 1,50,000 है, मतलब डिफरेंस कितना है 50,000, तो यहाँ पे 50,000 की एंट्री आएगी। ये पॉइंट समझा? अच्छा पहले 1,00,000 था, अभी 80,000 हो गया, तो वैल्यू बढ़ गया कम हो गया, तो इट्स आ, है ना। तो ये यहाँ पे जब तुम एंट्री दिखाओगे डिक्रीज वाली, तो वहां पे क्या अमाउंट आएगा 1,00,000 के 80,000, 20,000 डिफरेंस अमाउंट। मेरे को बताओ ये सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, चाहिए तो 1-2 मिनट ले लो, फटाफट ये एंट्रीज कॉपी कर लो, देन उसके बाद मैं सम स्टार्ट करता हूं। पहले मैं केस 1 एंड 2 दिखा देता हूं, देख लो जल्दी। भाई केस 3 लिखे हुआ सबका?